भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। भाषा के विविध रूपों पर विस्तार से चर्चा करते हुए हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाषा एक जटिल और बहुआयामी प्रणाली है जो समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ये रूप भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के आधार पर बदलते हैं और ये भाषा की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हैं। एक मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा यह वह भाषा है जिसे एक व्यक्ति जन्म से अपने परिवार और समाज के वातावरण में सीखता है। यह भाषा उसकी प्रारंभिक शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक पहचान का आधार होती है। राष्ट्रीय भाषा यह एक देश की पहचान का प्रतीक होती है और सभी नागरिकों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाई गई है, जो विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच एकता स्थापित करती है। 2. क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा यह भाषा एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी आदि। स्थानीय भाषा यह भाषा छोटे भौगोलिक क्षेत्रों, जैसे गांवों या कस्बों में प्रचलित होती है। यह भाषा स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और समाज की विशेषताओं को व्यक्त करती है। 3. आधिकारिक और व्यावसायिक भाषा। आधिकारिक भाषा यह वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। व्यावसायिक भाषा यह भाषा व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में संप्रेषण के लिए उपयोग की जाती है। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी को एक प्रमुख व्यावसायिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। 4. साहित्यिक और बोलचाल की भाषा। साहित्यिक भाषा यह भाषा साहित्यिक कृतियों जैसे कविता, उपन्यास और नाटक में उपयोग होती है। इसमें व्याकरण और शब्दावली का बहुत सटीक और परिशुद्ध उपयोग होता है। बोलचाल की भाषा यह भाषा रोजमर्रा के संवाद के लिए उपयोग की जाती है और इसमें लचीलापन और सरलता होती है। 5. तकनीकी और वैज्ञानिक भाषा। तकनीकी भाषा यह भाषा विशेष रूप से तकनीकी विषयों में उपयोग की जाती है, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि। इसमें तकनीकी शब्दावली और जटिल संरचना होती है। वैज्ञानिक भाषा यह भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान और लेखन के लिए उपयोग होती है, जिसमें सटीकता और तथ्यपरकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 6. डिजिटल और सांकेतिक भाषा। डिजिटल भाषा यह भाषा इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से संप्रेषण के लिए उपयोग होती है। इसमें संक्षिप्त रूप, इमोजी और अन्य डिजिटल प्रतीकों का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा यह भाषा उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुनने या बोलने में असमर्थ होते हैं। इसमें हाथों और चेहरों के संकेतों का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। भाषा के ये विविध रूप न केवल संवाद के विभिन्न साधनों को प्रकट करते हैं, बल्कि वे समाज की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं। प्रत्येक भाषा और उसका रूप समाज की आवश्यकताओं, परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के अनुसार विकसित होता है और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी वर्णमाला का विस्तृत परिचय दीजिए। हिंदी वर्णमाला भारतीय भाषाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। यह देवनागरी लिपि पर आधारित है और संस्कृत से उत्पन्न हुई है। हिंदी वर्णमाला का विकास और इसका प्रयोग भारतीय भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि का आधार हिंदी वर्णमाला है, जिसके माध्यम से भाव, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। हिंदी वर्णमाला का संरचना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिन्हें स्वर और व्यंजन के रूप में विभाजित किया गया है। इन अक्षरों का उच्चारण, लेखन और भाषा के विभिन्न पक्षों में प्रयोग होता है। वर्णमाला का अध्ययन भाषा की नींव को मजबूत करता है और संवाद को सुगम बनाता है। स्वर। स्वर हिंदी वर्णमाला के वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। 1. इसका उच्चारण सामान्य होता है और यह अधिकतर शब्दों में पाया जाता है। 2. यह से दीर्घ स्वर है
जिसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है। 3 ई, यह हल्का स्वर है और सामान्यतः शब्दों के आरंभ और बीच में पाया जाता है। 4 ई का दीर्घ रूप है, जिसका उच्चारण लंबा होता है। 5 उ, यह भी हल्का स्वर है, जो संकुचित ध्वनि के साथ उच्चारित होता है। 6 उ का दीर्घ स्वर है, जिसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है। 7 री, यह एक विशेष ध्वनि है, जो संस्कृत और हिंदी में प्रमुखता से प्रयोग होती है। 8 है, इसका उच्चारण हल्का और मध्यम होता है। 9 इसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है और यह विशेष रूप से शब्दों के बीच में पाया जाता है। 10 ओ, यह स्वर मध्यम और गोल होता है। 11 ओ, इसका उच्चारण ओ से दीर्घ होता है। इन स्वरों के माध्यम से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है और ये भाषा की ध्वनियों को नियंत्रित करते हैं। स्वरों का सही उच्चारण भाषा के प्रवाह और संप्रेषण को सुगम बनाता है। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन ऐसे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। एक का वर्ग क, ख, ग, घ, अ, ये कंठ्य ध्वनियाँ हैं। 2 च वर्ग च, छ, ज, झ, न, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। 3 त वर्ग त, थ, ड, ज, न, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। 4 स्त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये दंत्य ध्वनियाँ हैं। 5 प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। 6 य वर्ग य, र, ल, व, ये अर्धस्वर है। 7 श वर्ग श, श, स, ह, ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण विभिन्न शारीरिक अंगों की सहायता से किया जाता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। व्यंजनों का सही उच्चारण भाषा की ध्वनियों को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। संयुक्त अक्षर। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर भी होते हैं, जिन्हें संधि या समास के रूप में जाना जाता है। ये अक्षर हैं क्ष, त्रा, ज्ञा, श्र। ये संयुक्त अक्षर 2 या अधिक ध्वनियों के संयोजन से बने होते हैं और विशेष शब्दों में प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत और हिंदी में अधिक होता है और ये भाषा की ध्वनियों को समृद्ध बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला का महत्व। हिंदी वर्णमाला का महत्व भारतीय भाषाओं और साहित्य में अत्यधिक है। यह न केवल भाषा की ध्वनियों को नियंत्रित करती है, बल्कि संवाद को भी सुगम बनाती है। हिंदी वर्णमाला के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है, जो विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का साधन होते हैं। हिंदी वर्णमाला का प्रयोग शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भी होता है। यह भाषा की जड़ें मजबूत करती है और नए शब्दों और विचारों के निर्माण में सहायक होती है। हिंदी वर्णमाला का ज्ञान प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल मातृभाषा की पहचान है, बल्कि यह अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के साथ संवाद स्थापित करने का माध्यम भी है। निष्कर्ष। हिंदी वर्णमाला भारतीय भाषाओं की आत्मा है। इसका अध्ययन और प्रयोग न केवल भाषा की ध्वनियों को नियंत्रित करता है, बल्कि संवाद और लेखन को भी प्रभावी बनाता है। हिंदी वर्णमाला का विकास और इसका उपयोग भाषा की समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। इसे समझना और इसका सही प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान देता है। लिखित संप्रेषण के स्वरूप एवं विकास का विवेचन कीजिए। लिखित संप्रेषण मानव संप्रेषण के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है, जिसका इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक फैला हुआ है। लिखित संप्रेषण के माध्यम से विचार, ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। इसका विकास और स्वरूप समय के साथ बदलते रहे हैं और इसने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिखित संप्रेषण का प्रारंभ। लिखित संप्रेषण का प्रारंभ मानव सभ्यता के विकास के साथ हुआ। प्रारंभ में मानव अपने विचारों और संदेशों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। इन चित्रों को पिक्टोग्राफ्स कहा जाता है और यह लिखित संप्रेषण का सबसे पुराना रूप है। मिस्र की चित्रलिपि,
हाइरोग्लिफिक्स और मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि इस बात के उदाहरण है कि किस प्रकार प्रारंभिक मानव सभ्यताओं ने चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग करके संदेशों को संप्रेषित किया। लिपियों का विकास। समय के साथ चित्रलिपियों का विकास हुआ और ध्वनियों को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह लिखित संप्रेषण के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। फोनीशियन लिपि, जो ध्वन्यात्मक वर्णमाला का पहला उदाहरण मानी जाती है, का विकास 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। फोनीशियन लिपि के आधार पर ही ग्रीक और लैटिन लिपियों का विकास हुआ, जो बाद में यूरोपीय भाषाओं की नींव बनी। भारत में संस्कृत भाषा में लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, जो बाद में कई अन्य लिपियों में विकसित हुई। देवनागरी, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय लिपियों का विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये लिपियां भारतीय उपमहाद्वीप में लिखित संप्रेषण के प्रमुख माध्यम बनी। मुद्रण कला का आविष्कार। लिखित संप्रेषण के विकास में मुद्रण कला के आविष्कार ने क्रांति ला दी। 15वीं सदी में जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग ने छापाखाने का आविष्कार किया। इस आविष्कार के कारण पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हुआ। ज्ञान और सूचना का प्रसार तेजी से हुआ और लिखित संप्रेषण आम जनता तक पहुंचा। भारत में मुद्रण कला का आगमन 16वीं सदी के अंत में हुआ और इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों और पत्रिकाओं का मुद्रण शुरू हुआ। इससे भारतीय समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार हुआ और समाज सुधार आंदोलनों में लिखित संप्रेषण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। डिजिटल युग और लिखित संप्रेषण। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के विकास ने लिखित संप्रेषण के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। ईमेल, सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के माध्यम से लिखित संप्रेषण की गति और पहुंच बहुत अधिक बढ़ गई। अब किसी भी संदेश या जानकारी को कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। डिजिटल युग में लिखित संप्रेषण का स्वरूप भी बदल गया है। अब न केवल पारंपरिक लेखन, बल्कि इमोजी, मेम्स और अन्य दृश्य माध्यम भी लिखित संप्रेषण का हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर लेखन और प्रकाशन की सुविधा ने किसी भी व्यक्ति के लिए लेखक या पत्रकार बनने का मार्ग खोल दिया है। लिखित संप्रेषण का महत्व। लिखित संप्रेषण का महत्व केवल संदेशों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह संस्कृति, इतिहास और ज्ञान के संरक्षण का भी माध्यम है। प्राचीन ग्रंथ, धर्मशास्त्र और ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी हमारे पास इसलिए सुरक्षित है क्योंकि वे लिखित रूप में संरक्षित किए गए थे। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी लिखित संप्रेषण का अत्यधिक महत्व है। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। अनुसंधान पत्र, लेख और पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है और नए विचारों का विकास होता है। निष्कर्ष। लिखित संप्रेषण का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है, जो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आगे बढ़ती रही है। प्राचीन चित्रलिपियों से लेकर आधुनिक डिजिटल मीडिया तक, लिखित संप्रेषण ने मानव समाज को जोड़ने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी विविधता और सामर्थ्य इसे मानव संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी रूप बनाते हैं। इसका विकास आज भी जारी है और भविष्य में लिखित संप्रेषण के नए रूप और माध्यम उभर सकते हैं। लेकिन इसका मूल उद्देश्य विचारों, भावनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान हमेशा कायम रहेगा। कारक के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। कारक का अर्थ होता है वह संबंध जिसके द्वारा क्रिया या कार्य के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार की परिणति या क्रिया के होने का ज्ञान होता है। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनके नाम और उदाहरण निम्नलिखित है। 1. कर्ता कारक। परिभाषा। कर्ता कारक वह कारक है जो क्रिया को करने वाला होता है। उदाहरण: राम ने खाना खाया। विशेषता: इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। 2. कर्म कारक। परिभाषा: कर्म कारक वह कारक है जो क्रिया का सीधा परिणाम होता है। उदाहरण: राम ने खाना खाया। विशेषता: इसमें को या पर विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। 3. करण कारक। परिभाषा: करण कारक वह कारक है
जिससे क्रिया की जाती है। उदाहरण, राम ने चाकू से फल काटा। विशेषता, इसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है। 4 संप्रदान कारक। परिभाषा, संप्रदान कारक वह कारक है जिसके लिए क्रिया की जाती है। उदाहरण, राम ने सीता को किताब दी। विशेषता, इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। 5 अपादान कारक। परिभाषा, अपादान कारक वह कारक है जो अलग होने या दूर होने का बोध कराता है। उदाहरण, राम घर से निकला। विशेषता, इसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है। 6 संप्रयोग कारक। परिभाषा, संप्रयोग कारक वह कारक है जिसमें साथ या संगति का बोध हो। उदाहरण, राम सीता के साथ गया। विशेषता, इसमें साथ या के संग विभक्ति का प्रयोग होता है। 7 अधिकरण कारक। परिभाषा, अधिकरण कारक वह कारक है जिसमें किसी क्रिया के होने का स्थान या आधार हो। उदाहरण, राम खेत में काम कर रहा है। विशेषता, इसमें में या पर विभक्ति का प्रयोग होता है। 8 संबंध कारक। परिभाषा, संबंध कारक वह कारक है जो किसी संबंध को दर्शाता है। उदाहरण, राम का घर सुंदर है। विशेषता, इसमें का, के या की विभक्ति का प्रयोग होता है। यह सभी कारक हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद पर विचार कीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन उनके उच्चारण के समय वायुमार्ग के विभिन्न अवयवों की स्थिति और वायुमार्ग में उत्पन्न अवरोध पर आधारित है। यह वर्ण जब हम उच्चारित करते हैं तब हमारी श्वास वायु के मार्ग में पड़ने वाले अंग विशेष पर अवलंबित रहते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी भाषा में वर्णों को 5 मुख्य भेदों में विभाजित किया गया है। 1 कण्ठीय वर्ण। उच्चारण स्थान, कंठ, गला। वर्ण अ, आ, ई, उ, री, क, ख, ग, घ, ह। विशेषता, कंठीय वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से गुजरती है और इसमें तालु या अन्य अवयवों की कोई भूमिका नहीं होती। उदाहरण स्वरूप, क और ग ध्वनि उत्पन्न करते समय वायु का प्रवाह कंठ से होता है। 2 तालव्य वर्ण। उच्चारण स्थान, तालु। वर्ण छ छ ज जन यशाई। विशेषता, तालव्य वर्णों के उच्चारण के समय वायु तालु से टकराती है। च और ज ध्वनियों का उच्चारण करते समय तालु और जिह्वा के बीच संपर्क होता है। 3 मूर्धन्य वर्ण। उच्चारण स्थान, मूर्धा, तालु के निकट का ऊपरी भाग। वर्ण त, थ, ड, ज, न, श। विशेषता, मूर्धन्य वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मूर्धा से स्पर्श करता है। उदाहरण के लिए, त और ड का उच्चारण मूर्धा के संपर्क से होता है। 4 दंतीय वर्ण। उच्चारण स्थान, दांत। वर्ण तथा दंतला। विशेषता, दंत्य वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग ऊपरी दांतों से टकराता है। त और द ध्वनियों का उच्चारण इसी प्रकार होता है। 5 ओष्ठी वर्ण। उच्चारण स्थान, होंठ। वर्ण प फ ब भ म व। विशेषता, ओष्ठ्य वर्णों का उच्चारण होंठों के मिलाने या उन्हें गोलाकार बनाने से होता है। प और ब ध्वनियों का उच्चारण होंठों के संपर्क से होता है। निष्कर्ष, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का यह वर्गीकरण हिंदी भाषा की ध्वन्यात्मक संरचना को समझने में सहायक होता है। यह वर्गीकरण न केवल ध्वनियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है, बल्कि भाषा सीखने और सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करता है। उच्चारण के इन विभिन्न स्थानों के आधार पर ध्वनियों का स्पष्ट और सही उच्चारण संभव होता है, जो भाषा की शुद्धता और स्पष्टता के लिए आवश्यक है। अन्विति से आप क्या समझते बटा समझती है? सोदाहरण उत्तर दीजिए। अन्विति का अर्थ है किसी वाक्य के भीतर शब्दों का एक दूसरे से संबंध और उनका क्रम, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। सरल शब्दों में, यह उन नियमों और सिद्धांतों को दर्शाता है जो वाक्य में शब्दों की संयोजन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं
जिससे वाक्य की अर्थवत्ता सुनिश्चित होती है। उदाहरण, एक सही अन्विति। राम ने सीता को फूल दिया। इस वाक्य में राम कर्ता है, सीता कर्म है और फूल दिया क्रिया है। इस वाक्य की अन्विति सही है और इसका अर्थ स्पष्ट है। 2 गलत अन्विति। फूल सीता ने दिया राम को। इस वाक्य में अन्विति गलत है, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सही अन्विति के लिए वाक्य का क्रम सीता ने राम को फूल दिया होना चाहिए। इस प्रकार अन्विति वाक्य के शब्दों के आपसी संबंध और क्रम को निर्धारित करती है, जिससे वाक्य का अर्थ और संदेश स्पष्ट होता है। वचन विधान पर प्रकाश डालिए। वचन विधान का तात्पर्य है वचन के आधार पर शब्दों के रूप में परिवर्तन। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। एक एकवचन, 2 बहुवचन। एक एकवचन। परिभाषा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण, लड़का, एक लड़के के बारे में बात की जा रही है। फूल, एक फूल के बारे में। 2 बहुवचन। परिभाषा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, लड़के, कई लड़कों के बारे में। फूल, कई फूलों के बारे में। वचन विधान के नियम। एक संज्ञा और विशेषण का मेल। संज्ञा और उसके विशेषण का वचन एक ही होना चाहिए। उदाहरण, लड़का अच्छा है। वो एकवचन, लड़के अच्छे हैं। बहुवचन, 2 सर्वनाम और क्रिया का मेल। सर्वनाम और क्रिया के वचन में मेल होना आवश्यक है। उदाहरण, मैं गया। वो एकवचन, हम गए। बहुवचन, विशेष उल्लेख। हिंदी में कुछ संज्ञाओं का वचन रूप अपरिवर्तित रहता है, जैसे पानी, एकवचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं। सोना, एकवचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं। निष्कर्ष, वचन विधान भाषा की संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो वाक्य में शब्दों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। सही वचन विधान से वाक्य की शुद्धता और स्पष्टता बनी रहती है। देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख लिपियों में से एक है, जिसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी और अन्य कई भाषाओं में किया जाता है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसमें 13 स्वर, वोकल्स और 33 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स शामिल है। स्वर, स्वरों को मुख से बिना किसी अवरोध के उच्चारित किया जाता है। देवनागरी लिपि में निम्नलिखित स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, और अ, अनुस्वार और विसर्ग। स्वराक्षरों के साथ साथ इनका मात्राओं के रूप में भी प्रयोग होता है, जो कि शब्दों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, क एक व्यंजन है और इसे आ की मात्रा के साथ जोड़ने पर का बन जाता है। व्यंजन, व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें उच्चारित करने के लिए मुख में कुछ अवरोध होता है। देवनागरी लिपि में 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें उनके उच्चारण स्थान और विधि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये निम्नलिखित है: 1 का वर्ग गुट्टुरल का, ख, ग, घ, सा। 2 च वर्ग पैलेटल छ, ज, जना। 3 ट वर्ग रेट्रोफ्लेक्स त, ठ, ड, ज, न। 4 त वर्ग डेंटल त, थ, द, ध, न। 5 प वर्ग लेबियल प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन होते हैं जो ऊपर के वर्गों में नहीं आते। अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, स, ह। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अ और विसर्ग अ का प्रयोग भी देवनागरी में होता है। ये मूलतः स्वरों के सहायक ध्वनियाँ हैं जो उच्चारण को विशेषता देते हैं। अनुस्वार नासिकीय ध्वनि को व्यक्त करता है, जैसे कंठ में। वहीं विसर्ग के साथ स्वर के पीछे हल्की ह
की ध्वनि आती है, जैसे दुह में आह। मात्रा प्रणाली। देवनागरी में स्वर और व्यंजन का संयोजन मात्राओं के रूप में होता है। ये मात्रा चिन्ह शब्द के साथ मिलकर उस शब्द की ध्वनि को बदल देती है। जैसे कि क के साथ ई मात्रा जोड़ने पर की बन जाता है। लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हर ध्वनि का अपना निश्चित स्वरूप होता है। इससे यह एक अत्यंत वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि में शब्दों का लेखन बाएं से दाएं किया जाता है और इसका उच्चारण अक्षरमाला के अनुसार होता है। देवनागरी लिपि का उपयोग संस्कृत जैसे शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर होता है। इसकी वैज्ञानिकता, सरलता और ध्वन्यात्मकता इसे अत्यधिक प्रभावी और प्रचलित बनाती है। वाचन कौशल से आप क्या समझते हैं? वाचन कौशल, रीडिंग स्किल्स, से तात्पर्य उन क्षमताओं और तकनीकों से है जो व्यक्ति को लिखित सामग्री को सही ढंग से समझने, अर्थ ग्रहण करने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। वाचन कौशल केवल शब्दों को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पाठ की समझ, विश्लेषण, व्याख्या और उस पर आधारित प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। वाचन कौशल के प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। 1. सटीकता, एक्यूरेसी। यह कौशल किसी भी पाठ को सही तरीके से, बिना किसी गलती के पढ़ने की क्षमता है। इसमें उच्चारण, स्वर और विराम चिन्हों का सही उपयोग शामिल है। 2. धारा प्रवाहता, फ्लुएंसी। धारा प्रवाहता का अर्थ है पाठ को तेज और सहजता से पढ़ना। इसमें उच्चारण की शुद्धता और रुकावटों से बचते हुए पढ़ने की गति को बनाए रखना शामिल है। 3. समझ, कंप्रिहेंशन। यह वाचन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पाठ को समझने का अर्थ है न केवल शब्दों को पढ़ना, बल्कि उनके अर्थ, विषय और संदर्भ को भी सही तरीके से ग्रहण करना। इसमें मुख्य विचार, सहायक विचार, निष्कर्ष और लेखक का उद्देश्य समझना शामिल है। 4. विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी। इस कौशल के माध्यम से पाठक लिखित सामग्री का गहराई से विश्लेषण कर सकता है। यह उसे पाठ के विभिन्न तत्वों जैसे कि थीम, पात्र, कथानक और शैली का मूल्यांकन करने में मदद करता है। 5. संपर्क, इन्फ्रेंस। यह कौशल पाठ में दिए गए संकेतों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता को दर्शाता है। यह सीधे न बताई गई जानकारी को संदर्भित करने और समझने की क्षमता है। 6. व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। पाठ को पढ़ते समय पाठक द्वारा उसमें निहित अर्थ को समझना और उसका अपना दृष्टिकोण विकसित करना भी वाचन कौशल का हिस्सा है। 7. स्रोत और संदर्भ की पहचान, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज एंड रेफरेंसेस। यह कौशल पाठ में दिए गए स्रोतों, संदर्भों और पृष्ठभूमि जानकारी को पहचानने और उनकी सत्यता की जांच करने की क्षमता प्रदान करता है। वाचन कौशल का विकास व्यक्ति के शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम है, बल्कि विचारधारा के विकास और निर्णय लेने में भी सहायक होता है। वाचन कौशल के माध्यम से व्यक्ति नए विचारों, दृष्टिकोणों और अवधारणाओं से परिचित होता है, जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध करते हैं। अर्धस्वरों का परिचय दीजिए। अर्धस्वर, सेमीवॉवल्स, वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में आती है। इन्हें अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। देवनागरी लिपि में 4 प्रमुख अर्धस्वर होते हैं। 1. य ध्वनि का उच्चारण ई और अ के मिलन से होता है। यह ध्वनि हल्की होती है और यह स्वर ई की तरह ही सुनाई देती है, लेकिन इसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है। 2. र ध्वनि का उच्चारण भी स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। र की ध्वनि में हल्की सी की ध्वनि का समावेश होता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से व्यंजन के रूप में उच्चारित किया जाता है। 3. ल ध्वनि स्वर उ के साथ हल्की ध्वनि के मिश्रण से बनती है। यह ध्वनि भी स्वरों की तरह लगती है, लेकिन इसका उच्चारण व्यंजन के रूप में होता है। 4. व ध्वनि का उच्चारण उ और अ के मिश्रण से होता है। यह ध्वनि भी स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में आती है।
व ध्वनि में हल्की उ की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इसे व्यंजन के रूप में उच्चारित किया जाता है। अर्थ स्वरों की विशेषताएं। स्वर और व्यंजन का मिश्रण। अर्थ स्वरों में स्वर की स्वाभाविकता और व्यंजन की कठोरता का मिश्रण होता है। हल्की ध्वनि। अर्थ स्वरों का उच्चारण अपेक्षाकृत हल्का होता है, जो उन्हें स्वरों से मिलता जुलता बनाता है। ध्वनि की सहजता। इन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की तरह आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वे स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होती है। अर्थ स्वरों का उपयोग। अर्थ स्वर भाषा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ध्वनियाँ शब्दों को अधिक सुगम और स्वाभाविक रूप में उच्चारित करने में मदद करती है। इनके बिना भाषा की ध्वनि प्रणाली अधूरी मानी जाती है। उदाहरण के लिए यम, रवि, लता और वस्त्र जैसे शब्दों में अर्ध स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार अर्ध स्वर भाषा के ध्वन्यात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो न केवल शब्दों की उच्चारण शुद्धता में सहायक होते हैं, बल्कि भाषा की सुंदरता और सहजता को भी बढ़ाते हैं। मौखिक संप्रेषण के मानसिक पक्ष को रेखांकित कीजिए। मौखिक संप्रेषण वर्बल कम्युनिकेशन का मानसिक पक्ष उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को मानसिक रूप से समझकर, व्यवस्थित करके और फिर शब्दों के माध्यम से दूसरों के साथ साझा करता है। मौखिक संप्रेषण में मानसिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह न केवल शब्दों का आदान प्रदान है, बल्कि इसके पीछे विचार, भावना और समझ का भी गहन तत्व होता है। मौखिक संप्रेषण के मानसिक पक्ष को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. विचार निर्माण। मौखिक संप्रेषण की शुरुआत विचार निर्माण से होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन में किसी विचार, भावना या जानकारी को स्पष्ट करता है। विचार निर्माण में व्यक्ति की सोच, अनुभव और मानसिक स्थिति का बड़ा योगदान होता है। इसके लिए मानसिक स्पष्टता आवश्यक है, ताकि व्यक्ति अपनी बात को ठीक तरह से व्यक्त कर सके। 2. सूचना का संगठन। विचार निर्माण के बाद अगला चरण सूचना के संगठन का है। व्यक्ति अपने विचारों को एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है, ताकि वे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए जा सकें। इसमें यह निर्णय लेना शामिल है कि कौन सी जानकारी पहले प्रस्तुत की जाए, कौन सी बाद में, और कैसे उसकी प्रस्तुति अधिक सटीक और प्रभावी हो। 3. भाषा का चयन। मौखिक संप्रेषण में भाषा का चयन मानसिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह किस भाषा, शैली और शब्दावली का उपयोग करेगा, ताकि उसका संदेश स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त हो सके। भाषा का चयन अक्सर श्रोता की पृष्ठभूमि, उसकी समझ और स्थिति के अनुसार किया जाता है। 4. ध्यान और एकाग्रता। मौखिक संप्रेषण में सफल होने के लिए ध्यान और एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना होता है कि वह क्या कह रहा है और किस प्रकार कह रहा है। इसके अलावा श्रोता की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना आवश्यक है, ताकि संप्रेषण के दौरान आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सके। 5. संवेदनशीलता और सहानुभूति। संवेदनशीलता और सहानुभूति मौखिक संप्रेषण के मानसिक पक्ष के महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्ति को श्रोता की भावनाओं और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह अपने संदेश को उस तरीके से प्रस्तुत कर सके जो श्रोता के लिए सम्मानजनक और समझने योग्य हो। 6. समझ और अर्थ ग्रहण। मौखिक संप्रेषण में केवल संदेश को व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि उस संदेश का अर्थ ग्रहण करना भी शामिल है। श्रोता के लिए संदेश का सही अर्थ समझना मानसिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो उसकी पूर्व धारणाओं, अनुभवों और वर्तमान मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। 7. प्रतिक्रिया। मौखिक संप्रेषण का अंतिम मानसिक पक्ष प्रतिक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें श्रोता मानसिक रूप से संदेश को समझकर, उसका मूल्यांकन करके और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रतिक्रिया वक्ता के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उसे संप्रेषण की सफलता या असफलता के बारे में जानकारी देती है। 8. अवरोधों का प्रबंधन। मौखिक संप्रेषण में मानसिक अवरोधों का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। मानसिक अवरोध जैसे पूर्वाग्रह, डर
या मानसिक थकान संप्रेषण को बाधित कर सकते हैं। इन अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना मानसिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौखिक संप्रेषण का मानसिक पक्ष इसे एक जटिल और संपूर्ण प्रक्रिया बनाता है, जिसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रवण कौशल क्या है? समझाइए। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल्स, वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सुनने की क्रिया के माध्यम से संदेशों को समझता, उनका विश्लेषण करता और उनके आधार पर प्रतिक्रिया देता है। यह कौशल केवल ध्वनियों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनी गई जानकारी को समझने, उसका विश्लेषण करने और उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। श्रवण कौशल किसी भी प्रभावी संप्रेषण का आधार होता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि संप्रेषित जानकारी सही तरीके से प्राप्त और समझी जा रही है। श्रवण कौशल के मुख्य पहलू। 1. ध्यानपूर्वक सुनना। श्रवण कौशल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ध्यानपूर्वक सुनना है। इसका अर्थ है पूरे ध्यान और समझ के साथ संदेश को सुनना, ताकि संदेश का सही अर्थ समझ में आ सके। सक्रिय सुनने में श्रोता अपनी पूरी एकाग्रता वक्ता पर केंद्रित करता है और बाहरी अवरोधों को नजरअंदाज करता है। 2. समझ। श्रवण कौशल में केवल शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि उनका अर्थ समझना भी शामिल है। यह समझना कि वक्ता क्या कहना चाहता है, उसकी मंशा क्या है और उसका संदेश किस संदर्भ में दिया गया है, श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है वक्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। यह श्रोता को वक्ता की स्थिति में रखने और उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की क्षमता प्रदान करता है। सहानुभूति के माध्यम से श्रोता वक्ता के संदेश को अधिक गहराई से समझ सकता है। 4. प्रतिक्रिया देना। प्रभावी श्रवण कौशल में सुने गए संदेश पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। यह प्रतिक्रिया वक्ता को संकेत देती है कि उसका संदेश समझा गया है या नहीं। प्रतिक्रिया सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकती है, लेकिन यह हमेशा स्पष्ट और सम्मानजनक होनी चाहिए। 5. धैर्य और समय देना। अच्छा श्रोता होने के लिए धैर्य आवश्यक है। इसका मतलब है कि वक्ता को अपनी बात पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देना और बीच में बाधा न डालना। वक्ता को अपनी बात कहने का समय देना न केवल श्रोता की समझ को बढ़ाता है, बल्कि वक्ता को भी सम्मानित महसूस कराता है। 6. स्वमूल्यांकन। श्रवण कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वमूल्यांकन है। श्रोता को यह समझना चाहिए कि वह कितनी अच्छी तरह सुन रहा है, और अगर कहीं कोई कमी है, तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के श्रवण कौशल को समय के साथ बेहतर बनाती है। 7. श्रवण अवरोधों का प्रबंधन। श्रवण में कई अवरोध हो सकते हैं, जैसे ध्यान भटकाना, पूर्वाग्रह, शोर और अन्य मानसिक अवरोध। अच्छे श्रवण कौशल के लिए इन अवरोधों की पहचान करना और उन्हें कम करने का प्रयास करना आवश्यक है, ताकि संप्रेषण में कोई बाधा न आए। श्रवण कौशल का महत्व। संपर्क और संबंध निर्माण। श्रवण कौशल बेहतर संपर्क और रिश्ते बनाने में मदद करता है, क्योंकि यह आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाता है। समस्या समाधान। जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, तो वह समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है और उनके समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव दे सकता है। सटीक निर्णय लेना। अच्छे श्रवण कौशल के माध्यम से एक व्यक्ति सही जानकारी एकत्र कर सकता है, जो उसे सटीक निर्णय लेने में मदद करती है। व्यक्तिगत विकास। श्रवण कौशल व्यक्ति के ज्ञान और समझ को बढ़ाता है, जिससे वह नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित हो सकता है। श्रवण कौशल संप्रेषण प्रक्रिया का एक आवश्यक और सक्रिय हिस्सा है। यह न केवल संदेश को समझने में मदद करता है, बल्कि एक मजबूत और प्रभावी संवाद की नींव भी रखता है।